नमस्कार। वेलकम टू संजोग एकेडमी। कानून का शासन के संदर्भ में थोड़ा सा डिस्कशन आज हम करेंगे। बैकग्राउंड की बात करें तो भारतीय संविधान सर्वोच्च है। यहाँ पे हमारे यहाँ कानून का शासन है और उसका स्रोत भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान में जो रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है और यहाँ पर विधायिका के द्वारा विधान बनाए जाते हैं और ये विधान समाज में न्यूनतम नियंत्रण और समन्वय के लिए आवश्यक हैं। जैसे हमारे देश का जो लक्ष्य कल्याणकारी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तो कानून की इसमें अहम भूमिका है। रूल ऑफ लॉ के जो मुख्य कारण हैं भारत में, कानून के माध्यम से एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो, गतिविधियों का नियंत्रण एवं सुधार कानून के माध्यम से किया जाए, ताकि जो भारत की जो मूल भावना है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की, उसे पूरा किया जाए। अराजकता और अस्थिरता की स्थिति रोकने के लिए, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षात्मक प्रावधान करने के लिए कानून का शासन की आवश्यकता है। साथ ही कानून स्वतंत्र या स्वायत्त नहीं है, यह समाज से जुड़ा हुआ है। कानून समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के मूल्यों का प्रतिबिंब कानून से जुड़ा हुआ है और ये समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। किसी भी समाज में नियंत्रण एवं परिवर्तन का प्रमुख कारक है। किन उद्देश्यों से रूल ऑफ लॉ को लाया गया? प्राइमरी उद्देश्य था न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात थी, और देश में जो फैसले लिए जाएं विकास के लिए, उनमें जवाबदेही, पारदर्शिता हो, इसमें अहम भूमिकाएं थी। विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन साधन इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य। साथ ही कानून के माध्यम से सुशासन की स्थापना हो, ये भी कानून के शासन का एक उद्देश्य है। कानून और राज्य में, क्योंकि राज्य या सरकार के द्वारा कानूनों का निर्माण होता है, इसलिए नागरिक और कानून और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन रहे, इसके लिए संविधान में कुछ राज्यों के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो कुछ नागरिकों के लिए अधिकार दिए गए हैं कि नागरिकों की सुरक्षा रहे अगर राज्य किसी प्रकार के अनैतिक या अवैध शक्ति का उपयोग करता है। तो इसके लिए राज्यों को तो कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं ही। नागरिकों के लिए अनुच्छेद 32, 226, 137, 136 और 227 जैसे प्रावधान किए गए हैं, जो प्रोटेक्शन देते हैं विधायिका और कार्यपालिका के जो अनैतिक कार्य हैं उनसे। और अनुच्छेद 13 के तहत विधायिका के जो कानून होते हैं उस पर न्यायपालिका जुडिशल एक्टिविज्म के थ्रू उनको अवैध घोषित भी कर सकते हैं। साथ ही कानून का नियंत्रण कई संस्थाओं के माध्यम से, जो कानून संस्थाएं होती हैं उनके माध्यम से किया जाता है, जैसे न्यायपालिका, पुलिस, लोकपाल,
मानवाधिकार आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बेहतर कानून के बेहतर प्रभाव के लिए ज़रूरत है कि उचित अनुपालन किया जाए, और ये उचित अनुपालन है ये कानूनी संस्थाओं के माध्यम से ही संभव है। तो इनके लिए कानूनी संस्थाओं को ज़्यादा एम्पावर किया जाए। कानून के शासन के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कुछ ऐसे कानून जो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर बनाए गए, उनका प्रभावी क्रियान्वयन एक अहम मसला है। मानवाधिकार से संबंधित कानून, पुलिस रिफॉर्म की बात की जाती है कानून के शासन के तहत कि क्या पुलिस अपनी जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उसको सही तरीके से किया जा रहा है। न्यायपालिका की स्वायत्तता को लेकर भी प्रश्न उठाए गए हैं, और न्यायपालिका स्वतंत्र रहे इसके लिए संविधान में एक अलग से प्रावधान अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और विधायिका से इसको पृथक किया गया है। इसी स्वतंत्रता को देखते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, महिलाओं से संबंधित मुद्दे और खुद किसी भी कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, ये कुछ आम चुनौतियां हैं कानून के शासन के सामने। आगे इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या हो कि कोई भी कानून प्रॉपरली कानून का शासन मेंटेन रहे वहाँ पर, उसके लिए क्या किया जाए। तो कुछ न्यू इनिशिएटिव भी सामने आए हैं, जैसे PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें न्यायपालिका के दायरे को थोड़ा विस्तृत किया गया है और स्वतः संज्ञान की शक्ति प्रदान की गई है। साथ ही रिट के माध्यम से नागरिकों के अधिकार को भी संरक्षण दिया गया है। डिजिटल कोड की अवधारणा को भी एम्पावर किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो टाइम और पैसे को जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए डिजिटल कोड की अवधारणा का भी प्रावधान। तो हमें इस तरह के टूल्स को और एम्पावर करने की ज़रूरत है कानून के बेहतर शासन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए।